हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए यूपी ट्रिपल एस सी पेट का प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है और ये प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 26 है। 25 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। देखिए अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन है इसमें वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और हाँ, जो लोग नए हैं अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या फिर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इस वीडियो को, तो वो जो है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एक प्लेलिस्ट बना है। वहाँ पे जो है कि प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से प्रैक्टिस सेट नंबर 26 तक आपको मिल जाएगा, ठीक है। और वीडियो को शेयर ज़रूर किया कीजिए, ठीक है। आप लोग शेयर नहीं करते हैं और देखते भी नहीं है, तो देखा भी कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का दक्षिण ध्रुव किस भूखंड में स्थित है? अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका। पूछा जा रहा है कि पृथ्वी का जो दक्षिणी ध्रुव है किस भूखंड में स्थित है? पृथ्वी का दक्षिण ध्रुव किस भूखंड में स्थित है? तो ये स्थित है आपका अंटार्कटिका में। फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। देखिए अंटार्कटिका महाद्वीप जो है कि पृथ्वी के जो दक्षिण ध्रुव है वहाँ पे ये सिचुएटेड है। देखिए सबसे नीचे है, अगर मैप देखेंगे ना आप लोग तो बिल्कुल नीचे दिखाई देगा ये, ठीक है। और ये पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव पे अवस्थित है, ठीक है। देखिए यहाँ की जो जलवायु है ना बहुत ठंडी है। यहाँ पे लगभग जो है कि 98% भाग पे बर्फ़ ही जमा रहता है, ठीक है, बर्फ़ से ढका ही रहता है। और इसी कारण जो है कि इसको जो है कि मानव जीवन यहाँ पे संभव नहीं है, यहाँ पे अंटार्कटिका पे, ठीक है। मानव जीवन संभव नहीं है, इसलिए इसे जो है कि क्या कहा जाता है, तो इसे जो है कि निर्जन महाद्वीप कहते हैं, ठीक है। जो अंटार्कटिका महाद्वीप है इसको निर्जन महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। देखिए साल भर ये जो है कि हिमच्छादित रहता है और बर्फ़ से ढका रहेगा तो ये सफ़ेद दिखाई देता है, ठीक है। तो इसी कारण इसे हम श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। देखिए श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं इसको और निर्जन महाद्वीप भी कहते हैं। किसको? तो अंटार्कटिका को, ठीक है। भारत में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। भारत में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो ये है जल विद्युत ऊर्जा। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सबसे ज़्यादा अपशिष्ट उत्पन्न करता है? कृषि, न्यूक्लियर पावर संयंत्र, उत्पादन उद्योग, पैकिंग उद्योग। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे ज़्यादा अपशिष्ट उत्पन्न करता है? तो कौन करता है? तो देखिए सबसे ज़्यादा जो है कि उत्पादन उद्योग जो है कि अपशिष्ट उत्पन्न करता है। दूसरी योजना ने किसको प्राथमिकता दी थी? कृषि, सेवाएं, भारी उद्योग, विदेशी व्यापार। पूछा जा रहा है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना किसको प्राथमिकता दी थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है कि भारी उद्योग की प्राथमिकता दी थी। देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना ये जो है कि इसका टाइम ड्यूरेशन कब से कब तक रहा? 1956 से 61 तक, 1956 से 61 तक जो है कि इसका टाइम ड्यूरेशन रहा और यह पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित थी? तो पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी। देखिए इस ड्यूरेशन में 56 से 61 के ड्यूरेशन में राउरकेला है उड़ीसा में, भिलाई है छत्तीसगढ़ में, दुर्गापुर है पश्चिम बंगाल में। इन जगहों पे इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई इस योजना के अंतर्गत, ठीक है। तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता किसको दिया गया था? तो भारी उद्योग को दिया गया था, ठीक है। देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है वे किसान जिनके पास जोत क्षेत्र हैं 1 हेक्टेयर से कम, 1 से 2 हेक्टेयर, 2 से 3 हेक्टेयर एंड 3 से 4 हेक्टेयर। पूछा जा रहा है कि देश में जो छोटे किसान हैं उनको परिभाषित किया जाता है उनके पास जोत क्षेत्र मतलब कितने होने चाहिए, ठीक है। तो देखिए जो भी छोटे किसान हैं, ठीक है, छोटे किसान हैं किसे कहा जाता है? छोटे किसान जिनके पास जो कि 1 से 2 हेक्टेयर भूमि पर खेती करते हैं, मतलब 1 से 2 हेक्टेयर भूमि जिनके पास है, 2 हेक्टेयर से कम, उनको हम छोटे किसान कहते हैं।
एक होता है सीमांत किसान। सीमांत किसान किसे कहते हैं? तो जिनके पास 1 हेक्टेयर या इससे भी कम होता है उसको सीमांत किसान कहते हैं। और बृहद किसान किसे कहते हैं? तो जिनके पास 2 हेक्टेयर से अधिक ज़मीन होती है उनको हम बृहद किसान कहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा ये। भारत सरकार की एक प्रमुख योजना उड़ान किससे संबंधित है? कृषि, नागर विमानन, रक्षा, सामाजिक न्याय। भारत सरकार की एक योजना है उड़ान। ये जो है कि किससे संबंधित है? देखिए उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। देखिए ये योजना ना केंद्र सरकार की है और इस योजना का क्या उद्देश्य था? इस योजना का उद्देश्य ये है कि आम नागरिक को भी हवाई जहाज़ की सुविधा कुछ पैसों में मुहैया कराना। ठीक है, और इसको लॉन्च कब किया गया था? तो इसको लॉन्च किया गया था अक्टूबर 2016 में और ये जो है कि संबंधित है नागर विमानन से। कर को प्रतिगामी तब कहा जाता है जब उसका भार अमीरों की तुलना में गरीबों पर बहुत कम पड़ता, अमीरों की तुलना में गरीबों पर बहुत अधिक पड़ता, गरीबों और अमीरों पर समान रूप से पड़ता, इनमें से कोई नहीं। देखिए पूछा जा रहा है कि कर को प्रतिगामी तब कहा जाता है जब उसका भार जो है कि अमीरों की तुलना में गरीबों पर अधिक पड़ता है। दूसरा ऑप्शन आपका सही है। देखिए व्यक्तिगत आय और संपत्ति के संदर्भ में अगर हम बात करें तो प्रतिगामी कर धनी व्यक्ति की तुलना में गरीब व्यक्ति पर अत्यधिक बोझ डालता है। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है कि जो टैक्स रेट है और करदाता के भुगतान करने की जो क्षमता है उसके बीच जो है कि विपरीत संबंध होता है। ठीक है, जिसको मापा जाता है किससे? तो परिसंपत्ति, उपभोग या आय के द्वारा। ठीक है, देखिए ऐसे टैक्स धनी व्यक्तियों का बोझ कम करते हैं और विषमता उत्पन्न करते हुए जो है कि गरीबों पर ये बोझ डालते हैं। ठीक है, नकद आरक्षण अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रियाओं में विचरण किसके साधन है? बजटीय नीति, व्यापार नीति, राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति। देखिए नकद आरक्षण अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रियाओं में विचरण किसके साधन हैं? तो ये हैं मौद्रिक नीति के साधन होते हैं। चौथा ऑप्शन आपका सही है। देखिए इन साधनों को इस्तेमाल कर जो है ना भारतीय रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को निर्यातित करता है। ठीक है, नियंत्रित करता है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? वह लोकसभा को भंग कर सकता है, वह सेना के तीनों अंगों का सर्वोच्च सेनापति है, वह राज्यसभा को भंग कर सकता है, वह राज्यपाल की नियुक्ति करता है। पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? राष्ट्रपति के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए वह लोकसभा को भंग कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है कि लोकसभा को भंग। वह सेना के तीनों अंगों का सर्वोच्च सेनापति होता है, बिल्कुल सही है। एयरफोर्स, नेवी एंड आर्मी, इन तीनों सेनाओं का जो है कि सर्वोच्च सेनापति होता है। ठीक है, वह राज्यपाल की नियुक्ति भी करता है, बिल्कुल सही है कि जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है। वह राज्यसभा को भंग कर सकता है। देखिए राज्यसभा तो कभी पहली बात की भंग नहीं होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि राज्यसभा जो है कि एक अस्थायी निकाय है और इसको भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो ये 2 वर्ष पे जो है कि नए सदस्यों का परिवर्तित होता रहता है। 2-2 साल पे ना नए सदस्यों का मतलब इलेक्शन होता रहता है और रिटायरमेंट भी होता रहता है। ठीक है, इस वजह से इसको भंग नहीं किया जा सकता। तो ये हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। संविधान में वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रशासन अपने हाथों में ले सकता है? अनुच्छेद 326, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 355। पूछा जा रहा है कि वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा भारत का जो राष्ट्रपति है वो राज्य का प्रशासन अपने हाथों में ले सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? तो वो ले सकता है 356 के तहत। देखिए ऐसा क्या होता है 356 में, ये जो है कि कब लागू होता है कि जब राज्यों के संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पे 356 लागू होता है। देखिए राष्ट्रपति द्वारा जो है कि अनुच्छेद 356 के तहत जारी की जाने वाला ये उद्घोषणा को आम बोलचाल भाषा में हम क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति शासन बोलते हैं। देखिए क्या है कि राष्ट्रपति शासन का उद्घोषणा जो है कि 356 का
1 के तहत जारी की जाती है। ठीक है, अगर राष्ट्रपति को किसी राज्य का राज्यपाल उसको फीडबैक देता है या रिपोर्ट करता है राष्ट्रपति को कि जो भी शासन है वो संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाए जा रहे हैं राज्य में, तो उस टाइम पे राष्ट्रपति जो है कि क्या कर देता है, तो 356 के तहत जो है कि राष्ट्रपति शासन लगा देता है। ठीक है, संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है? 42वां, 44वां, 52वां, 56वां। संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है? वो कौन सा संविधान संशोधन था? तो वो था आपका 42वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था? 1976 में हुआ था। देखिए, इसमें क्या हुआ कि प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन? पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। इसी के तहत अनुच्छेद 31 का ग जोड़ करके यह प्रावधान किया गया कि नीति निर्देशक तत्वों की प्रभावी करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, इसी के तहत 42वें संविधान संशोधन के तहत भाग 4 में क जोड़ करके और अनुच्छेद 51 में क जोड़ करके उस टाइम पे 10 मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पहला। भारतीय संविधान के आधारभूत अभिलक्षण कौन से हैं जिन्हें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता? संप्रभुता, भूभागीय अखंडता, संघीय प्रणाली और न्यायिक समीक्षा। दूसरा है कि संप्रभुता, भूभागीय अखंडता और शासन की संसदीय प्रणाली। तीसरा है कि न्यायिक समीक्षा और संघीय प्रणाली। एंड चौथा है कि संप्रभुता, भूभागीय अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और शासन की संसदीय प्रणाली। पूछा जा रहा है कि 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता, तो ये जो है कि इसमें नहीं किया जाता। संप्रभुता, भूभागीय अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और शासन की संसदीय प्रणाली में। ठीक है, इसमें जो है कि इसके तहत अनुच्छेद 368 के तहत जो है कि संशोधित नहीं किया जा सकता और न ही इन्हें नष्ट किया जा सकता है। यह सिद्धांत जो है कि प्रतिपादित किया गया था केशवानंद भारती केस में। अच्छा, केशवानंद भारती केस कब का है? कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा आप लोग। ठीक है, पंचायत राज प्रणाली पहले किन 2 राज्यों में लागू की गई थी? आंध्र प्रदेश और राजस्थान, असम और बिहार, अरुणाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़। पंचायत राज प्रणाली पूछा जा रहा है कि पहले किन 2 राज्यों में लागू की गई थी? पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले लागू किया गया था कहाँ पे? राजस्थान के नागौर जिला में। कब? 2 अक्टूबर 1959 में। 2 अक्टूबर 1959 में सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिला में प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, इनके द्वारा जो है कि उद्घाटन किया गया था और उसके बाद से आंध्र प्रदेश में लागू किया गया। तो आंध्र प्रदेश और राजस्थान हो जाएगा। जीवित कोशिका में रेडियोधर्मी तत्वों का पता किस तकनीकी से लगाया जा सकता है? अपकेंद्रण, वर्णलेखिकी, क्रोमैटोग्राफी, स्वाविकिरणी चित्रण, ऑटो रेडियोग्राफी, उपयुक्त सभी। जीवित कोशिका में रेडियोधर्मी तत्वों का पता किस तकनीकी द्वारा लगाया जा सकता है? तो ये लगाया जा सकता है ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा। दिल की फुसफुसाहट मरमर से क्या पता लगता है? दोषपूर्ण कपाट वाल्व, ऑक्सीजन की कमी, दिल की विस्थापन, मांसपेशियों का अनियमित विकास। दिल की फुसफुसाहट से क्या पता चलता है? देखिए, दिल की फुसफुसाहट मरमर ये जो है कि दोषपूर्ण कपाट मतलब कि वाल्व की वजह से होता है। ठीक है, और इसको जो है कि स्टेथोस्कोप द्वारा क्या करते हैं? सुनते हैं। तो ये हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन। इनमें से सहसंयोजक बॉन्ड किस में होता है? Na2S, AlCl3, NaH, MgCl3। पूछा जा रहा है कि इनमें से सहसंयोजक बॉन्ड किस में होता है? देखिए, सहसंयोजक बॉन्ड क्या होता है?
जब दो परमाणुओं के बीच जो है कि इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के फलस्वरूप जो है कि रासायनिक बंधन होता है, रासायनिक बंधन बनता है, तो उसे सहसंयोजक बंधन कहते हैं। और ये जो है कि किस में, ये दूसरे में AlCl3, ये जो है कि सहसंयोजक बॉन्ड होता है इसमें, ठीक है। जब गैस का रुद्धोष्म में प्रसार किया जाता है तो वो किसके कारण ठंडी हो जाती है? उत्क्रम माप में अपरिवर्तन, गतिज ऊर्जा में कमी, वेग में कमी, काम करने में ऊर्जा व्यय। पूछा जा रहा है कि जब गैस का रुद्धोष्म में प्रसार किया जाता है तो वो किसके कारण ठंडी हो जाती है? किसके कारण ठंडी हो जाती है? तो काम करने में ऊर्जा व्यय के कारण ठंडी होती है। देखिए, रुद्धोष्म प्रसार ये क्या होता है? जब निकाय में परिवर्तन इस प्रकार होता है कि निकाय न तो अपने बाहर के वातावरण को कोई ऊष्मा दे पाए और न वहाँ से ऊष्मा ग्रहण करे, तो ऐसे प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? रुद्धोष्म प्रसार कहते हैं, ठीक है। मेशान कहाँ पाए जाते हैं? अंतरिक्ष में, किरणों में, एक्स किरणों में, गामा किरणों में, लेजर बीम में। मेशाम कहाँ पाए जाते हैं ये? तो ये लेजर बीम में पाए जाते हैं। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 किस शहर में आयोजित किए जाने हैं? बीजिंग में, लॉस एंजिल्स में, लंदन में, पेरिस में। देखिए, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो 2024 में होगा वो किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा कहाँ पे? फ्रांस, पेरिस में। और ये इसका डेट क्या है? 26 जुलाई से लेकर के 11 अगस्त 2024, ठीक है। 26 जुलाई से लेकर के 11 अगस्त 2024 तक जो है कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में जो है कि ये आयोजित किया जाएगा। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में कि भूस्खलन हेतु उत्तरदायी कारक हैं। चट्टानों का खिसकाव, वनों का ह्रास, भूगर्भिक हलचल, उपयुक्त सभी। तो भूस्खलन हेतु जो है कि उत्तरदायी कारक जो है कि चट्टानों का खिसकाव के द्वारा भी होता है, वनों के ह्रास के द्वारा होता है, भूगर्भिक हलचल के भी द्वारा होता है, तो इट मीन्स कि उपयुक्त सभी के द्वारा होता है, ठीक है। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन है, जादू घोड़ा किस लिए जाना जाता है? चंदन के जंगलों के लिए, हथकरघा उद्योग के लिए, एक सिंह वाले गैंडों के लिए, यूरेनियम के भंडार के लिए। तो जादू घोड़ा किस लिए प्रसिद्ध है, ये किस लिए जाना जाता है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। देखिए, आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25। फेसबुक पे एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और टेलीग्राम पे ये लिंक है। टेलीग्राम पे भी स्टडी विद श्री के नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, या फिर डायरेक्टली आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। इन सब सारे जगहों पे भी स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती हैं। तो आप लोग जो है कि यहाँ से भी कनेक्ट हो जाइए, और वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक किया कीजिए, कमेंट्स किया कीजिए, और अपने दोस्तों में शेयर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।